नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह के 10 बजते ही मैं कौशल गुप्ता आप सभी लोग के सामने आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या मिलती भैया, आपकी होने वाली, जी भैया 2024 में होने वाली यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा, जो आरओ का री एग्जाम होगा और यूपी पीसीएस की जो है परीक्षा यहाँ पर प्रीलिम्स की होने वाली है। तो इसकी जो है एकदम कहते हैं सटीक तैयारी, जिसे क्या कहते हैं सटीक, मतलब निशाना जहां लगना चाहिए बिल्कुल वैसी क्लासेज वैसे प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि ये वनडे एग्जाम्स वाले जो है अगर इतना पढ़ लेना, तो मैं कह रहा हूँ वो पुलिस वुलिस वाली भर्ती तो ऐसे आंख बंद करके निकाल लेंगे, अगर जितनी चीजें यहाँ डिटेल में बताई जाती है। क्योंकि इतना लेवल ही नहीं होता, ये सब जो पढ़ लेगा ना वो जान के चलो कि क्या कहते हैं, जो आईएएस का एक कहते हैं नहीं कि मॉडरेट क्वेश्चंस होता है, मॉडरेट क्वेश्चंस तक को यहां कर सकता है। 100 क्वेश्चन में से आईएएस के आप जान के चलिए कि 60 से 70 प्रश्न ऐसे जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। उन प्रश्नों को अगर आप सही से पढ़ ले, रिवीजन कर लें, तो 60 प्रश्न अगर आप कर लोगे तो आईएएस बन जाओगे ना। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न तक होते हैं जहां आप जा करके ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये अनसुना सा है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस बार का जितना कट ऑफ आईएएस का गया है उतना कहोगे सर तो आप ही क्लास पढ़ के आईएएस बन जाएंगे। देखिए, मैं फालतू की बातें करता नहीं ना, मैं सपने गलत दिखाता हूं। ठीक है, हाँ मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं कि ये अगर पढ़ रहे हो तो ये तो निकाल लोगे। ठीक है, ये निकाल लोगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आईएएस क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका ही बदल दिया उसने। ठीक है, चलिए आईएएस की बात छोड़ के हम लोग आते हैं अपने यूपी पीसीएस आरओ पे आते हैं, और ऐसे बिहार और अन्य राज्यों का होगा उस पर भी आएंगे। तो पहले अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं उसे करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लासेस आप लोग चलाई जा रही है डेली, देखिए सुबह 10 बजे। और भैया करंट अफेयर्स की क्लास भी यहाँ पर चलाई जाती है हर संडे को। जी भैया, संडे स्पेशल यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसे जरूर से जरूर आप लोग देख लिया करें। उसकी मैंने इसीलिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, और बहुत पुराना नहीं है, उसे मैंने अभी आप लोगों के, अभी आप मई में हैं तो ये मान के चलिए वो नवंबर से होगा, नवंबर 2023 से है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में नवंबर 2023 से क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्या होगा, अगर आप एक दो वीडियो छोड़ देंगे स्टार्टिंग का तो फिर जनवरी से हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो चल रहा है ये भी, अभी जो इस संडे आने वाला है इसमें जनवरी फरवरी कवर किया जाएगा। दरअसल मैं थोड़ा सा पीछे जानबूझ के चलता हूं, क्योंकि मैं प्रश्नों को बहुत चुन करके लाता हूं। बाकी मैं ये भी कहता हूं डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना, 1 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। किसके लिए? करंट अफेयर्स के लिए कहता हूं। बाकी सब्जेक्ट तो दिन भर में भैया 6 से 7 घंटे पढ़ने ही है। ठीक है, डेली कॉन्सिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए भैया इस प्रैक्टिस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये आज हम लोग की 43वीं क्लास होने वाली है। जी भैया 43वीं क्लास होने वाली। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आज के प्रश्नों के खजाने में। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अभी देख करके तुम बिना किए जाओगे नहीं। आओ देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताओ। ऐसे प्रश्न आते हैं ना पेपर में कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है, यही सारी चीजें जो है आप लोगों से पूछी जाती हैं। क्यों? तो चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो यहाँ चारों का मैं आपको पहले बताता हूं कि कहां पर कितनी जनसंख्या, फिर आप लोग खुद ब खुद डिसाइड कर लेना। पहले देखो यहाँ पर है 13,38,000 है आपका, कहां पर 13,38,000 के आसपास है आपका हापुड़ में। महोबा में अगर मैं बताऊं तो वहां पर है 8,75,000, कितना? 8,75,000। उसके बाद आपका सोनभद्र अगर मैं बताऊं तो सोनभद्र का है आपका 18,62,000, कितना? 18,62,000। और उसके बाद अगर डी बताऊं तो 36,81,000, कितना? 36,81,000। तो बताओ सबसे छोटा कहां हुआ? महोबा हुआ। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से आपका क्या है भैया? महोबा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, महोबा मैप में पता है ना कहां है? यूपी का मैप, अगर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो, कम से कम यूपी के हो तो यार एक बार देख लिया करो। अगर यूपी में नौकरी करना चाहते हो तो कम से कम यूपी का मैप देख लो। मतलब ऐसे कैसे हो कि महोबा नहीं पता है तुम्हें? यहाँ चलो देखते हैं। तो ढोला जो ये लोकगीत है, ये लोकप्रिय है, बताइए किस क्षेत्र से ये संबंध रखता है? प्रश्न में यही पूछना चाह रहा, बताइए कि ये ढोला लोकगीत है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है सी, आगरा मेरठ। जी भैया आगरा मेरठ से जो है इसका संबंध होता है। दरअसल इसमें जो है लोग ढोला और मारू, जी भैया ढोला और मारू के बारे में बातचीत करते हैं इस लोकगीत के जरिए। ठीक है, आपको पता है जो फोक डांस होते हैं, फोक क्या कहते हैं, फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग हो गए, ये बेसिकली उनके एक कल्चर,
उनके एक रीजन का एक स्पेशल पैकेज होता है, जिसमें वो लोग क्या किसी रीजन विशेष की, किसी रीजन में कुछ स्पेशल घटित घटनाओं का जो है गायन के जरिए या नृत्य के जरिए प्रदर्शन करते हैं, जो उस क्षेत्र की विशेषता और कल सांस्कृतिक चीजों को दर्शाता है। ठीक है, ये समझते हो ना इतनी बेसिक सी चीज। तो यहां पर ढोला और मारू से जो आगरा मेरठ से, और नाम क्या है, ढोला लोकगीत, और आपके यूपी का है ये। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बताइए कालिंजर का किला, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बांदा, महोबा, झांसी, बुंदेलखंड, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए कालिंजर का किला ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारी चीजों से ये जो है इतिहास अपने अंदर समेटे हुए। यहां पर आप बहुत पुराने चले जाएंगे, मतलब क्या कहते हैं एंशियंट टाइम में तो भी मिलेगा, मिडिवल टाइम में आपको मिलेगा, खैर अभी ऐसा कुछ नहीं है। मिडिवल और एंशियंट टाइम से इससे कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसका सीधा सा जवाब अगर देना चाहूँ तो इसका सीधा जवाब क्या है, बांदा। ठीक है, कालिंजर का मतलब अगर आप संस्कृति से हिंदी में आओगे तो अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। कालिंजर का अगर आप मतलब पूछोगे तो क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। क्या होता है भैया, डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम होता है। ठीक है, मतलब क्या, समय का नाशक। ठीक है, समय का नाशक। ओके, और बाकी अगर आप पुराने समय में जाओगे तो यहां पर एक नीलकंठ जो है शिव जी का मंदिर है। ठीक है, जो समुद्र मंथन से किस समय बताया यहां पर स्थापित किया गया था, नीलकंठ। जी भैया, यहां जाने रहना क्योंकि ये आपके जो है पूछ लेता है। तो नीलकंठ का एक मंदिर है इसे बांदा में, कालिंजर किले के अंदर, जो ये माना जाता है जब समुद्र मंथन हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूं, उस समय बताया जा रहा है कि यहां पर था। आपको पता है कि शिव जी ने जो पूरा वो पी लिया था, जहर पी लिया था, तो इस वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, उनका गला नीला हो गया था। तो नीलकंठ टेम्पल भगवान शिव से समुद्र मंथन के समय का है। बाकी एंशियंट मिडिवल में भी इससे कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आप पढ़ते हैं, जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सभी उच्च न्यायालयों में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा, जी भैया सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहां पर तुम अगर उच्च न्यायालय को ये देखना है कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है तो किस बेसिस पे जज करोगे, क्योंकि तुमसे जज करने को कह रहा है, तुम्हें जज करना है। ठीक है, तो बताओ किस बेसिस पे करोगे। कह रहा है कि सबसे बड़ा, बताया इसका सही जवाब क्या होगा। आप समझिए, यहां पर देखा जाएगा सबसे ज्यादा जज कहां पर है, मतलब सबसे बड़ी बेंच कहां पर है। उच्च न्यायालय को देखा जाता है बड़ा आकार उसके बेंच के हिसाब से कि कहां पर सबसे ज्यादा जजेज हैं, और चीफ तो एक ही होता है, मतलब जहां से ज्यादा जजेज हैं। तो अगर सबसे ज्यादा जजेस देखा जाए, यानी क्या जज ही कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया इसका जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है डी, इलाहाबाद। जी भैया, आपके उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये सबसे बड़ा है। यहां पर पता है जजों की संख्या 160 है। कितनी भैया, 160 जज यहां पर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन अभी दो चीज और बताऊंगा। सबसे पुराना अगर पूछा जाएगा तो भैया आपका ये हो जाएगा कोलकाता। मैंने शायद इसी सीरीज में आपको बताया हुआ है कि कलकत्ता सबसे पुराना है, जो सबसे पहले स्थापना किया गया था। पहले ये देश के सुप्रीम कोर्ट के रूप में भी काम करता था, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, मतलब आकार के हिसाब से आज के डेट में, तो वो आज का जो है छत्तीसगढ़ में भैया। कहां पर, छत्तीसगढ़ में आज के डेट में सबसे बड़ा जो है हाई कोर्ट आपका है इंडिया का। ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे पुराना, और बेंच के हिसाब से सबसे बड़ा ये है, ये एरिया के हिसाब से। ठीक है, ये चीज जानना। क्लियर। अब बताओ, यहां से तुमसे कोई भी प्रश्न पूछेगा, अब हाईकोर्ट को दिक्कत नहीं है ना, हाईकोर्ट क्या करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें तो हम लोग बाकी देखते ही हैं पॉलिटी के अंतर्गत। ये थोड़ी सी स्टेटिक पोर्शन है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटी में ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस क्लासेज में ही मिलेंगे। इसीलिए कहता हूँ रोज भैया 10 बजे आ जाया करो, देख लिया करो पुरानी क्लास। अगर पहली बार देख रहे हो, पुरानी क्लासेज के थ्रू देख लिया करो, क्या जाता है। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ लिया करो, उसमें तो एकदम लेटेस्ट चीजें बताता हूँ, जो हो रहा होता है वो बताता हूँ। और ऐसे बताता हूँ कि कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में जाओगे, झंडा गाड़ के आओगे कि करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ यार, एक्सपीरियंस है तब कहता हूँ। 1145 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या है।
तो इसका सही जवाब क्या? देखिए दरअसल नंदा देवी नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग को नाम से ही पता लग गया, अरे यार नंदा देवी है, इसका तो ये जवाब होगा, तुरंत दिमाग में आ गया होगा। आ गया कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, उत्तराखंड। दरअसल ये जो नंदा देवी महोत्सव होता है, दरअसल आपको पता हुआ नंदा देवी एक आपका बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर उसके नाम से पार्क भी है, नेशनल पार्क, काफ़ी चीज़ें हैं। ये दरअसल क्या होता है, ये नंदा देवी एक जगह है, वहाँ पे जो ये महोत्सव मनाया जाता है, मैंने कहा नहीं जो स्पेसिफिक रीजन वाइज होता है, ये वहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों को, वहाँ की इकोनॉमी को, इन सारी चीज़ों को इस महोत्सव के जरिए जो है उसमें बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो बस इतनी सी जानने की बात है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी वहाँ की जो है क्या नाम है, देवी जी है, बात खत्म। बस इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा, मुझे खुद नहीं समझ में आया मैं क्या बता दूँ इसके बारे में। बाकी ये नंदा देवी पार्क है, नंदा देवी मेला भी लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्याजों के छिलके निकालने पर आंसू आते, बहुत बुरा लगता है। अब प्याज से क्या निकलता है बताओ? कसम से जब प्याज छीलो भाई, खा लो जब नया प्याज हो, इतना आंसू निकलता है कि जैसे लगता है कि जीवन में सारा दुख अगर कहीं है तो प्याज ही छीलने में है। खैर दुख तो बहुत सारे हैं, उम्र के साथ जितनी उम्र बढ़ेगी दुखों का पहाड़ भी क्या कहते हैं, बढ़ता जाता है। ऐसे बुजुर्गों ने नहीं कहा है कि दुख के साथ जीना सीख लोगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। ठीक है, और ये भी कहा जाता है जो अगर हमेशा हंस रहा हो, इसको ये मत समझना कि उसके पास दुख नहीं है, बस उसने दुखों के साथ जीना सीख लिया। ऐसे ये सब बातें नहीं कही गई, बहुत फैक्चुअल चीज़ें, बहुत डीप बातें हैं। आप लोग भी धीरे धीरे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब 24, 25, 26 को क्रॉस करोगे ना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखने लगोगे। और आदमी पता है 28, 30 के बाद तो एकदम से फिर अलग लेवल पे, कहते नहीं है 30 को ऐसे नहीं जो है कहा गया कि 30 प्लस के बाद आदमी बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है, मतलब बूढ़ा इन द सेंस कि इतना समझदार हो जाता है कि बूढ़ों जैसी बात करने लगता है, ये दिक्कत होती है। तो चले यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया सल्फेनिक अम्ल। देखिए ये जो सल्फेनिक अम्ल होता है, इसी को जो है अमीनो एसिड सल्फर क्या कहते हैं, सल्फो ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड सल्फो ऑक्साइड भी जो है इसे कहते हैं, इसी को। तो ये क्या करता है ना, दरअसल जो आपके इसमें क्या नाम है, वायुमंडल में चीजें होती हैं उससे जो है ये मिल जाता है, और उसी से क्या करता है फिर ये जो है पानी, मतलब क्या कहते हैं, जल बनाता है, जो आपकी आंखों में जब चला जाता है ये क्या नाम है, अम्ल। तो ये जब आपकी आंखों में जो पानी वो चीजें होती हैं, एक मिनट, वॉलेटाइल का मतलब जानते हो, ये एक वॉलेटाइल गैस होती है जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये क्या करता है जब आपकी आंखों के पास जाता है तो आपकी आंखों में पानी बनाने दो। वॉलेटाइल का मतलब होता है किसी चीज को जो है उसे धीरे से नमी रूप में परिवर्तित कर देना। ठीक है, इसे वॉलेटाइल गैस के रूप में जाना जाता है, जो मैं बता रहा हूँ। तो ये वही करता है कि आपकी आंखों संपर्क में जैसे आता है ये गैस, तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो, मतलब मैंने थोड़ा सा बीच में आपको क्या क्या सोचा बताने के लिए, लेकिन फालतू की बात अच्छा है, डायरेक्ट समझो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा चीज़ें इससे कुछ पूछता है नहीं, बस ये जान लो क्या होता है, किस प्रकार गैस होता है, बस ये बात खत्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में 2021 में, यहाँ माफ करिएगा 21 में, किस राज्य को चुना गया बताइए? 11 की बात नहीं होगी भैया, इतना पुराना भी नहीं पूछता, क्योंकि ये 21 भी अभी का थोड़ा सा नया है। ठीक है, ये 21 भी नया है, ऐसा मत सोचना कि 21 है तो पुराना हो गया, पुराना तो है लेकिन पुराना होके भी नया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर अवार्ड हमेशा नहीं मिलते रहते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए अब ये सब चीजें क्या है, आप लोग जब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसे क्लासेस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब ये सब चीजें आपको नहीं भूलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, ये सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप जान लीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या नागालैंड जवाब दिया वो सही करे। देखिए भैया जब ये अवार्ड मिला था तो इस अवार्ड में जो है नागालैंड को यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री, ये जो अवार्ड होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब क्या, ट्राइबल अफेयर्स माने क्या होता है, ट्राइबल जानते हो ना, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा दूं कि आप लोग को पता लगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, और इसके अंतर्गत अभी आपके इंडिया में कुल कितने 206 वन केंद्र हैं। वन धन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए कितना है इंडिया में, तो कुल 206 वन धन केंद्र आपके जो है इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अभी तक इस योजना के जरिए लगभग सरकार के अनुसार 61,800 व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स 61,800 व्यक्तियों को जो है इस प्रशिक्षण के जरिए जो है फायदा पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, ओके। और नागालैंड को देखो ऐसा नहीं है, नागालैंड को जो है 3 कैटेगरी में, कितने 3 कैटेगरी में जो है इसे टॉप अवार्ड मिला था, और कुल मिला करके जो है 7 वन धन अवार्ड,
कुल 7 वन धन योजना, ये जो अवार्ड था ये उसे मिले थे और 3 कैटेगरी में इसने टॉप किया था। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको समझने वाली चीज है, नागालैंड को क्या कितना मिला, कितने लोग हैं, क्या है, कैसे है और कितने जो है केंद्र हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कह रहा हूं ना, यहां पढ़ोगे तो इतना चीजें बताई जाती हैं कि तुम अगर पढ़ने आते हो तो जान चलो यहां से खुश होके जाओगे। अगर तुम्हें लगता है चलो टाइम पास कर लेते, कहोगे अरे सर पकाइए मत इतना डिटेल बता करके। जो पकते हैं वही फिर पेपर में जाके फिर क्या बोलूं, आगे नहीं बोल सकता, समझ ही गए होगे। ठीक है करते हैं तो ठीक है, जो पकते हैं वो कुछ और करते हैं, जो समझते हैं वो फिर पेपर करते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अजय वारियर 2000 यहाँ पर जो है के नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ बताइए। ये भैया 2023 की बात कर रहा है। ठीक है, 2020 नहीं है, माफ करेगा, थोड़ा सा सन को लेकर के इसमें चीजें ऊपर नीचे हुई। तो बताइए कहाँ पर क्या है, कैसे है। तो देखिए भैया, ये जो आपका 2023 का हुआ था, देखिए होता किसके किसके बीच है। दरअसल जो अजय वारियर अभ्यास है ये होता है आपके भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, तो इस बार 7वां था। कौन सा भैया? 7वां था। और ये हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2 साल पे एक बार अगर आपकी इंडिया में होगा तो अगले दो साल बाद ये जो है फिर यूनाइटेड किंगडम में होता है। जैसे इस बार का जो हुआ था 2023 वाला, वो यूके में सेलिसबरी जो प्लेन है वहां पर, जी भैया यूके में जो सेलिसबरी प्लेन है वहां पर जो है ये हुआ था। अब देखो यहां से पता है क्या होता है। अब मैंने ये चीज क्यों बताई, ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ युद्धाभ्यास हुआ इंडिया का, तो पूछ सकता है कि ये प्लेन कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए यूके में है। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बस तुम्हें कुछ ऐसा पूछ लेगा, तुम्हें लगेगा अरे इसके लिए पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी एक एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इतना पढ़ोगे कोई नहीं पढ़ सकता, इतना इतना कोई नहीं पढ़ सकता, बड़ा सा बड़ा टॉपर भी नहीं पढ़ता है ना। एग्जामिनर को बैठा दोगे खुद नहीं इतना पढ़ पाएगा कि अब एक एक जगह का तुम जा करके देखोगे ना। बस क्या न्यूज में है, कैसी चीजें हैं, इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूं। अगर आप लोग उसे सुनते हैं, शॉर्ट नोट्स में करते हैं, रिवीजन करते हैं, दैट्स इट्स इनफ, पास हो जाओगे, आराम से घर पे अधिकारी बनकर आओगे। ठीक है, क्लियर। तो ये 7वां था, 2 साल में होता है। आइए इस बार जो है 27 अप्रैल से जो है लेकर के मई तक के बीच में, ठीक है, 27 अप्रैल से 7 मई के बीच में जो है 2023 में आयोजित हुआ था। ठीक है, 7वां एडिशन था, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। चलो 11 मई तक हुआ था, माफ करेगा, माई फॉल्ट। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण, जी भैया नाम सुन लीजिएगा, 2022 का हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार मिला। आपको साहित्य पुरस्कार मिला है ना, कुल 24 भाषा में मिलता है। साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया जाता है। मेनली ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी का जो है ज्यादातर प्रश्न में पूछा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी का जो है ज्यादातर आपका प्रश्न में पूछा जाता है कि इन दोनों को किस मतलब मिला, क्या मिला। ये 2 भाषाओं का थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और इसमें जीतने वाले को क्या प्राइज मनी मिलती है। प्राइज मनी कितनी मिलती है भैया? आपको मिलता है 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए यहाँ पर प्राइज मनी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये कथन और कारण में या सही गलत में पूछ सकता है कि कौन कौन से कथन सही है, तो पता होना चाहिए। तो बद्री नारायण जी को मिला है तुमड़ी के शब्द, जी भैया तुमड़ी के शब्द के लिए जो है इन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं पूछूं अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का भैया आपको मिला था अनुराधा रॉय जी को। ठीक है, हिंदी का इनको मिला था, तो अनुराधा रॉय जी को जो है अंग्रेजी का मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने नोबेल लिखा था, उस नोबेल के लिए इन्हें मिला हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बताइए। इन चारों में से नाम बताइए। अब B20 है क्या? B20 कैसे G20 होता है, वैसे होता है B20। दरअसल B20 G20 का एक भाग है। ठीक है, ये दरअसल क्या होता है, बी का मतलब यहां पर होता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है, ये जो आपके G20 देशों के हैं वो बिजनेस, भारत ने अपने लिए एक बिजनेस 20 मतलब किया हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत द्वारा की, मतलब किस देश द्वारा की गई, तो भैया इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए एन चंद्रशेखर, जो कोई भारतीय होता है क्योंकि इंडिया में आयोजित होता है। और एन चंद्रशेखर टाटा सन्स जो देख रहे हो, ये टाटा सन्स के चेयरमैन है। ठीक है, और ये जो समिट आपकी हुई थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी। जी भैया, न्यू दिल्ली में इसकी समिट आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत आसानी से पूछ सकता है। दरअसल इसमें क्या होता है,
कि जो विश्व के पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, बिजनेस लीडर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो ये B20 इंडिया जो आयोजित होती है उसमें आते हैं, उसमें अपनी राय रखते हैं। देखिए मैंने बताया ना G20 का पार्ट है, तो G20 का पार्ट मतलब G20 से जुड़े देश के लोग इसमें आते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, चीज़ों को रखते हैं, क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन आपको यही B20 में होता है, जो G20 का पार्ट है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? B20 मतलब बिजनेस 20 और कुछ नहीं है, ना इससे ज्यादा समझो। इस बार का आयोजन यहाँ न्यू दिल्ली में ही हुआ था, होगा इंडिया में, अब कहीं कहीं होगा, तो इस बार न्यू दिल्ली में हुआ था। बात खत्म, ये चुने गए, दैट्स इट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण देश की संसद चौक में किया गया, तो किस देश की संसद चौक में? पार्लियामेंट स्क्वायर। जी भैया बताइए। अभी देखो गांधी जी, मतलब जब भी इन लोग का नाम आता है तो बस यही कहता है कि क्या देश बनाए इन लोगों ने, मतलब क्या लड़े, क्या देश बनाए, और आज के कुछ मूर्ख इन्हें गाली देते हैं। मतलब क्या ही कहा जाए उन्हें, ना उन्हें ज्ञान है, ना उनको इनके, देखो ना उनको इनके संघर्ष का 10% भी पता नहीं होगा, 10% भी इनके संघर्ष का नहीं पता होगा, वरना अगर इनके संघर्ष का 10% जान जाएंगे ना, कहेंगे भैया हाथ जोड़ते हैं, ऐसा जिंदगी में तो हम कर ही नहीं पाएंगे। मतलब सब कुछ होते हुए इनके पास कुछ नहीं था, केवल बस देश के लिए जुट गए। बहुत कुछ था इनके पास, चाहते तो ये चाहते तो बहुत कुछ, अब क्या ही बताएं। कभी पढ़ो इनके बारे में, तो कहता हूँ पढ़ा करो ऐसे लोगों को, आप लोग को वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एथिक्स का पेपर होगा, खासकर यूपी पीसीएस वाले या आता है, तो वहां पर इन्हीं सब चीजों से जो आप अच्छे से लिख पाते हो, तो पढ़ा करो। अभी जैसे अभी से इधर टाइम मिला है ना, तो इधर टाइम मिला तो ये सब करो, कुछ महानुभावों के बारे में पढ़ा करो बैठ करके। इसे तुम्हें लग रहा सब पढ़ लिया, पेपर टाइम है, पढ़ो, बहुत फायदा होगा। तुम दूसरों के सामने एक लगोगे कि हाँ अधिकारी हो। जीवन में इन सब बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखो भैया, जो पार्लियामेंट स्क्वायर है वो आपके ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन के जो है लंदन में, जो वहां पर आपको पता है संसद है, वहां पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ये 9 फीट, कितनी भैया? 9 फीट ऊंची ये मूर्ति थी, और इसको दरअसल बनाया था तो वहीं के जो ब्रिटेन के हैं फिलिप जैक्सन ने। ठीक है, फिलिप जैक्सन ने बनाया था। और देखो ये इसलिए जो है थोड़ा सा ऐसा था, दरअसल यहाँ पर पहले गांधी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया था वो 2015 में किया गया था। दरअसल 2014 में जब वहां के व्यक्ति भारत आए थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने कहा था कि हम स्थापना करेंगे। लेकिन ये प्रतिमा स्पेशल क्यों है, मतलब ये इस प्रतिमा से अनावरण हुआ लेकिन ये स्पेशल क्यों है? जैसे ये जो आपका टाइम, ये जो स्क्वायर वाली जगह है, यहाँ पर आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया जो किसी भी देश में कुछ ऊंचे पद पर या किसी प्रतिष्ठित पद पर ना रहा हो। गांधी जी आज तक हमारे देश में देखा जाए तो ना कभी देश के प्रधानमंत्री बने, ना कभी कुछ ऐसा किया, लेकिन उसके बावजूद ये देश की पूरे चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो किया गया। बाकी जिनकी भी है वो कई, जैसे नेल्सन मंडेला जी आपके क्या बने थे, उस देश के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन ये तो कुछ नहीं बने थे। नेल्सन मंडेला जी का भी यहाँ पर, तो इसलिए स्पेशल हो जाता। और ओनली इंडियन, ये ओनली इंडियन है जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में है, ये किसके बीच लड़ा गया था बताइए? पानीपत का जो द्वितीय था 1556 किसके बीच में लड़ा गया बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा यहां पर मैं एक सुधार कर दूं, गलत टाइप हो गया था। ठीक है, बताओ बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपसे अगर पूछा, बहुत बार पूछा था एग्जैक्ट डेट बताओ क्या था, तो एग्जैक्ट डेट था आपका 21 अप्रैल 1956। ठीक है, अब देखो ये युद्ध लड़ा किसके किसके बीच गया था। इस युद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें हो सकता है अभी मैं बताऊं, आप लोग नहीं जानते हो, पढ़ा सब लिए होगे, नहीं जानते हो कभी, देखा करो। चलो शुरू करता हूं। देखो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने युद्ध जब लड़ा था तभी वो जो है, मतलब अकबर ने जिस साल अपना जो है क्या कहते हैं सिंहासन पर बैठा था उसी साल युद्ध हो गया था। दरअसल जो ये हेमू था, हेमू दरअसल ये चाहता था कि जो मुगल हैं, मुगल को हम इंडिया से उखाड़ फेंके, वो मुगल को इंडिया से उखाड़ फेंकना चाहता था, तो इसीलिए इसने किया था। अब क्या था, अकबर के ऊपर अटैक किया गया था। हेमू और मोहम्मद आदिल शाह, जी भैया, हेमू और मोहम्मद आदिल शाह ने मिल करके जो है इन पर अटैक किया था। ओके, और ऐसा नहीं है, इन्होंने जो है, हेमू ने बहुत हद तक सफलता भी हासिल की थी। इसने जो है आगरा और दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था,
ठीक है। हेमू अगर पूछा जाए तो इसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। क्या नाम था भैया, ये भी पूछ ले तो जाने रहना, क्योंकि यहाँ आए हो तो जान करके जाओगे, इतना जान करके जाओगे कि पढ़ोगे तुम्हें रिवीजन लगेगा, यहाँ पढ़ोगे तो ज्ञान लगेगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य था ये भैया किसका, तो ये चुनार जगह जानते हो, चुनार के शासक हुआ करते थे। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह जी इनका नाम था। और उसके बाद क्या था, इन्होंने जो हेमू ने अकबर के ही जो मुगल साम्राज्य के आगरा और दिल्ली, ठीक है, वहां पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं, आपको पता नहीं, आज तुमने कब्जा कर लिया तो कभी हमारा दिन भी आएगा। ठीक है, एक चीज कहा गया है ना जीवन में, आज तुम्हारा समय खराब है तो ये मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी खराब है, क्योंकि समय की सबसे खासियत चीज पता है क्या है, अपने आप को बदलना। वो हमेशा अपने आप को बदला है। आज तुम खराब हो, बदलोगे अच्छा होगा, और आज तुम अच्छे हो तो ये मत सोचो कि खराब नहीं होगा। ये बहुत जिंदगी की एक बहुत ही ऐसी पहेली है ना, ऐसी बात है जिस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना, तो कभी घमंड नहीं करोगे और हमेशा जो है सबसे हंस कर के जियोगे। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा हो जाता है तो आप बोलते नहीं हो, जब आपके पास कम होता है तो आप दूसरों से रुसवाइयाँ ज़्यादा पाल लेते हो। तो इसलिए इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने तो ये चीज़ कर लिया, लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद, ये अकबर जी के क्या नाम था, बैरम शाह, जो अकबर जी के अंतर्गत थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैया इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी कि फिर इनका हेमू जी को खत्म किया और मुगलों ने ये लड़ाई जीत ली थी जो वहां पर हुई थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संघ में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? चलो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, तुरंत जवाब दो, आगे बढ़ते हैं, तुरंत जवाब दो, आगे बढ़ते हैं। तो संघ में मानव संसाधन विकास मंत्री अगर पूछा जाए कौन थे, तो इसका सही जवाब यहां पर क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए भैया, ये उत्तराखंड के जो है सांसद के रूप में चुने गए हैं और ये उत्तराखंड से इनका संबंध है, ये हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हैं। अब तो चुनाव चल रहा है, अभी देख के आते हैं। सन 2008 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस दल का था? अब भैया यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो ये सब प्रश्न आएगा। ठीक है, आ रहा है तुरंत सही कर दो, नहीं आ रहा है तो इंडिया की यूपी की पॉलिटी को थोड़ा पढ़ लो कि कौन चुना गया, कितनी बार चुना गया, किस किस सन में कौन चुना गया, ये तो ठीक। अरे तभी अपने यूपी में बहुत सही पूछते हैं पॉलिटी का, मतलब स्टेट पॉलिटिक्स। एमपी में तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें क्या बता, तुम वहां बैठ के पूरा बहुत अलग लेवल का होता है। मतलब अगर मैं देखा है आसपास में कि अगर स्टेट स्पेसिफिक कहीं पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता तो भैया एमपी का अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, बहुत ज़्यादा स्टेटिक का बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्या कहते हैं स्टेटिक, वहाँ के जीके का, एमपी जीके की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं, पेपर तो अपने यूपी से हार्ड कहीं नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, बहुजन समाज पार्टी, जितने ने क्या बहुजन समाज पार्टी जवाब दिया। बसपा जानते हो ना, काशीराम जी ने बनाई थी, अभी जो है मायावती जी इसकी अध्यक्ष हैं। अभी देखो आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है, बताइए किसके पास दर्ज है? कल्याण सिंह, सुश्री मायावती, मुलायम सिंह यादव, सुचेता कृपलानी। वेरी गुड, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, सुश्री मायावती जी जवाब दिया है, करीब 4 बार बनी है। ठीक है, ये 4 बार बनी है। टर्म इनका पूरा 4 बार, ऐसा नहीं कि चारों बार ये 5-5 साल नहीं रही है, ये चारों बार ऐसा नहीं कि 5 साल रही, नहीं भैया, कभी ये किसी तरह से, आपको पता है इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, आपके पास बहुमत आ गया, आप जाके के अपना बहुमत सिद्ध करो, सरकार बना लो। बहुमत नहीं है, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे, जाकर के तुम अब एक्स मुख्यमंत्री के रूप में अपना जीवन बिताओ। बहुत सिंपल सा फंडा है, पता है ना, बस वही चीज हुआ था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस 3 प्रदर्शन कला शैलियों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अविचारणीय सांस्कृतिक धरोहर शैली घोषित किया गया? मतलब क्या कहते हैं उसे, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, 2 कैटेगरी होती है। करंट अफेयर्स क्लास मैंने आपको बताया हुआ था इस बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए मैं बताऊंगा क्या क्या है, उसके बारे में बताऊंगा क्यों है, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार कहता हूं, यहाँ आए हो तो सीख करके जाओगे, इतना सीख करके जाओगे कि अगर ऐसा प्रश्न दोबारा आएगा, चाहे इसी क्लास में चाहे जहां, ध्यान से पढ़ोगे तो कभी भी निराश नहीं होगे। तो देखो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, 1 2 4, यानी कि इसे छोड़ करके बाकी सब जो है इसमें शामिल है। देखो पूर्वी भारत छऊ जो आप देखोगे, इसे बेसिकली इसे अगर पूछा जाए तो छौपाल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके जो है पहले वाले का बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आपका क्या नाम है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, ये 3 स्टेट्स में जो है इसके वहां पर रीजन वाइज जो है इस डांस को देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दरअसल इसमें क्या होता है, इस डांस के जरिए शिव भगवान की, जी भैया, शिव भगवान की पूजा होती है और शिव भगवान का जो तांडव रूप नहीं है, उस तांडव रूप के जो है यहाँ पर किया जाता है।
क्लियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद केरल का आते हैं। केरल का जो मुड़िये डांस है, इसमें जो है दरअसल जो काली माता है, जी भैया काली माता है, और साथ ही साथ वो काली माता भगवान के रूप में, और दारिका, जी भैया दारिका राक्षस के रूप में, काली और दारिका राक्षस का जो है यहाँ पर जो है युद्ध, इस ये तीनों के तीनों पता है लोक नृत्य हैं, एक चीज जान लेना, ये तीनों के तीनों जो है लोक नृत्य हैं, ये इससे वहां पर होता है, ठीक है। मरार और कुरुप्पू, भैया मरार और कुरुप्पू जो है, मरार और कुरुप्पू ये क्या होते हैं पता है, मरार और कुरुप्पू इसके इस कम्युनिटी के लोग जो है इससे संबंधित है, ठीक है, अगर पूछा जाए केरल का मुड़िये, ठीक है, ओके। और ये राजस्थान का कालबेलिया क्या है, कालबेलिया एक डांस फॉर्म है। दरअसल जो वहाँ के ट्राइब हैं, खास करके वो ट्राइब जो क्या करते हैं, पहले जो है सांप को पकड़ते थे, ठीक है, वो जो है सांप को पकड़ते थे, तो ये कालबेलिया अपने आप में ही एक ट्राइब है, ये जो देख रहे हो ना नाम में मत, अपने आप में एक ट्राइब है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सांप को पकड़ते थे और ये अपना गाते हैं, इसमें क्या होता है केवल महिलाएं नाचती हैं और पुरुष अपना ढोल वोल बजाते हैं, ये चीज होता है, ठीक है। और ये जो है ट्राइबल के अंतर्गत आते हैं, ये जो कालबेलिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, समझ गए क्या है, कैसे है, क्यों है, जो हर चीज के प्रश्न के पीछे का पूरा विवरण, मतलब कहते नहीं कैसे निचोड़ के रख देता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना चाहोगे तो बहुत अच्छी जानकारी है, नहीं पढ़ना चाहोगे तो राम कथा है ही, क्यों, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, चलो बताओ, बहुत आसान सा है भैया, ये 16 महाजनपदों में भी शामिल नहीं था, 16 महाजनपदों में भी नहीं शामिल था। और बात यह है कि इसका इतिहास में देखने को मिलता है तो बाद में बहुत थोड़ा सा आता है, तो इसका नाम है कामरूप। दरअसल आप जो आज का असम देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो देख रहे हो, उसमें जो है उस एरिया के अंतर्गत एक कामरूप आता था। इसका महज 16 महाजनपदों जो आपको पता है उस समय का नहीं है। और उसके बाद क्या है कि आपको ये भी इतिहास में देखने को मिलेगा कि जो अशोक के अलग अलग अभिलेखों से, मतलब जो स्तंभ थे, अब तमाम चीज़ों से पता लगा कि इनका साम्राज्य कश्मीर था, कर्नाटक था, गुजरात भी था, ठीक है, ये गुर्जर नहीं गुजरात होना चाहिए था, चलो गुजरात तक जो है इनका शासन फैला हुआ था, ठीक है। तो ये जो है पता लगता, तो कामरूप जो आप देख रहे हो वहां नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने, क्या भैया, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किस एक तारे का नाम जो है नामकरण किया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, दादा साहब फाल्के या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, उसका नाम है आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया था। दरअसल 25 दिसंबर 2022, जी भैया 25 दिसंबर 2022 को जो है इनके नाम पे एक तारीख का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जो आपके कहाँ पर नेशनल क्या इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी द्वारा किया जाता है। जैसे 25 दिसंबर को इनका क्या मनता है, जन्मदिन होता है, और उसी दिन गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, पता है ना, तो ये चीजें की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। समिट था, बताइए इसका सही। आपको पता है पीएम गति शक्ति जो है एक योजना है जिसके जरिए वाटरवेज, रोडवेज, पोर्ट्स को जो है, बंदरगाहों को डेवलप करना, इन सारी चीज़ों को जो इसके अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। ये भी योजना आई भी थी शायद 2020, कोरोना से पहले आई थी, 19-20 के आसपास थी ये, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब, देखो भैया इसकी यहाँ पर हुई थी कहाँ, वाराणसी में, आपको पता है वाराणसी में अच्छा खासा थोड़ा सा मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, आपको आज चीज़ें पता ही है। हमारे देश में टोटल 111 कितने, 111 वाटरवेज है, मतलब जल मार्ग देखा जाए जहाँ से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, चीज़ों का क्या परिवहन कर सकते हैं। तो 111 वाटरवेज जो है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताइए इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्लास को खत्म करते हैं। ये तो ऐसा प्रश्न है जो आप लोग के, अभी मैं बता रहा हूँ इसका जवाब भी नहीं दे पाओगे, इसका जवाब भी नहीं दे पाओगे, क्यों, क्योंकि 2031 पूछ लिया है ना, अभी पूछ लूंगा अगला कब हाँ होगा तो ये भी तुम नहीं बता पाओगे।
समझे? तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड। बताइए इस चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान है, ठीक है, जान लो। आज भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 2031 जो है मिल करके शेयर करके होगा। जैसे अभी आपका 2023 खड़े हो, 24 खड़े हो, यहां पर होने जा रहा है, कहां हो रहा है? यूएस और जो है जमैकन कंट्रीज मिल करके होस्ट कर रही हैं वर्ल्ड कप जो है 2024, जो एक दिवसीय होता है। आपको पता है वर्ल्ड कप T20 का अलग होता है और वनडे का अलग होता है, तो यहाँ वनडे की बात की जा रही है, ठीक है, क्लियर। चलो भैया इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर जितनी चीजें बताएगी समझ में आई ना, सारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और हाँ शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, क्योंकि उन्हें भी, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्लास अच्छी लगी तो उन्हें अच्छी लगेगी ना। और जितनी चीजें बताता हूं मैं कहता हूं हर पढ़ने वाले बंदे को एक क्लास अच्छी लगेगी, जहां पढ़ना है पढ़ो, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये क्लास देखने के बाद तुम्हें अच्छी लगेगी। फॉलो करना, बैक करना, सब्सक्राइब करना, ना करना सब तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे पता क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब करने में क्या आता है भाई, पैसा नहीं लगता है, फ्री में देता हूँ। जो चीज़ें मटेरियल हजारों की तुम मार्केट में लेने जाओगे ना, फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दो, और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और हर संडे को करंट अफेयर्स क्लास जरूर चलती है, देखा करते, बाय।